दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे एयरटेल पेमेंट बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक बार आप ये स्क्रीन पे देखो, ये पूरा का पूरा जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है ना, ये सारा प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे वीडियो के एंड में। देखो, जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का काम है, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि जिस जगह मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे को अपने लिए एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है, चलो ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, मतलब जिस जगह मैं ये सोच रहा हूं मेरे को अपने लिए सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है, पहले उस अकाउंट के मेरे को फीचर्स तो पता होने चाहिए। अब ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, नो डाउट कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा अकाउंट है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे क्रिएटर्स क्या करते हैं, आते हैं वीडियो बोलते हैं, वीडियो क्या बोलते हैं, वो सीधा आएंगे और प्रोसेस बता देंगे कि इस पे क्लिक करो, उस पे क्लिक करो, लो जी आपका अकाउंट खुल गया। पहले ये तो जान लो कि ये अकाउंट क्या हमारे काम का भी है कि नहीं है, समझ गए। चाहे वीडियो लंबी बने बट मैं हर एक पॉइंट आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहली चीज तो ये पेमेंट बैंक होते क्या, समझ गए। अभी तक हमने नाम सुना था कि जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये बड़े बड़े नाम सुने थे, लेकिन ये पेमेंट बैंक क्या होते हैं। देखो, आज सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। आज हमारे देश में टोटल 12 सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक बोले तो जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, जैसे भी ये नाम है, ये 12 सरकारी बैंक है। आज हमारे देश में टोटल 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे आपका आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक है ना, कोटक महिंद्रा बैंक, ये 21 ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आज हमारे देश में टोटल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक बोले तो जैसे आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये हमारे कुछ एक जैसे 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ऐसे ही हमारे देश में अभी कुछ टाइम पहले तक टोटल 6 पेमेंट बैंक भी थे, लेकिन अब आपने नाम सुना होगा ये पेटीएम पेमेंट बैंक का, उसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया। फिलहाल हमारे देश में 5 पेमेंट बैंक है। ये देखो, ये लिस्ट लगी हुई है, यहां पे बस पेटीएम जो पेमेंट बैंक है इसका आरबीआई ने जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया। सबसे पुराना पेमेंट बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक सबसे पुराना है। बाकी के कुछ नाम है जैसे फिनो पेमेंट बैंक, एक ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो सबसे मशहूर है, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपका यानी कि जो डाकघर है ना, ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो होता है वहां पे जो आप पैसा जमा करते हो, वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। इसके अलावा जियो पेमेंट बैंक है और एनएसडीएल पेमेंट बैंक है। अब सवाल आता है कि पेमेंट बैंक बाकी जो नॉर्मल दूसरे बैंक है, आपके सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनसे अलग कैसे होता है। देखो, जो आपके दूसरे बैंक हैं इनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक, जैसे आपका एसबीआई, आईसीआईसीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे के सारे जो बैंक है ये कमर्शियल बैंक है। इसके अंदर आप जाते हो, पैसा जमा करते हो, आप चाहे तो फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हो, आप चाहे तो इनके अंदर आरडी भी करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। अच्छा, फिर ये बैंक आपको लोन भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स भी दे सकते हैं, यानी हर एक बैंकिंग एक्टिविटी हम इन बैंक्स के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पेमेंट बैंक होते हैं, जैसे इस वीडियो में हम एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस देखेंगे ना, ऐसे ही भारत में जितने भी पेमेंट बैंक हैं इनके मैं अब आपको थोड़े से फीचर्स बताता हूं। देखो, पेमेंट बैंक के अंदर पहली चीज तो आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो या फिर करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पेमेंट बैंक के अंदर आपका बैलेंस 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। समझ के बात को, यानी अगर आप अब फिलहाल ये वीडियो हम एयरटेल पेमेंट बैंक के खोल रहे हैं तो एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में समझ लो। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 लाख रुपए से ज्यादा आपका बैलेंस नहीं होना चाहिए। आप रख ही नहीं सकते 2 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस। अब मैं वही चीज बोल रहा था कि ना, अकाउंट खोल लोगे, मान लो किसी की सैलरी 1 लाख रुपए आती है, वो एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल के बैठ जाए, उसके क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ना। इसीलिए पहले फीचर्स देख लो। अभी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, मैं आपको, देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल न्यूट्रल वीडियो आपके साथ बनाने की, समझ के बात को, तो जो इसके बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव फीचर्स है सारे बताऊंगा। अब एक चीज क्या होती है, जितने भी पेमेंट बैंक्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लो, सबसे मशहूर एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप बहुत बार वीडियो देखते होगे पोस्ट ऑफिस जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस का पेमेंट बैंक कौन सा है? IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। इसके अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन भी है, वो यूज करके आप इस अकाउंट को यूज भी कर सकते हो। लेकिन है तो ये पेमेंट बैंक ही, तो ये जो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट होते हैं इनके अंदर भी आप 2 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते। अब सवाल आता है कि यार मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे रिश्तेदार वो तो 2 लाख से ज्यादा बैलेंस रखते हैं,
पोस्ट ऑफिस के अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ना, ये अकाउंट लिंक कर देता है पीओएसए के साथ, यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के साथ। समझ गए? ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट है, बस इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं होती, ये सब ऑफलाइन मोड पे चलता है, ब्रांच जाना पड़ता है बस इसको चलाने के लिए। ये इसके साथ लिंक कर देता है, फिर लिंक करके 2 लाख से जो ऊपर बैलेंस होता है वो इसके अंदर चला जाता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के अंदर। यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ता है और साथ में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट भी खोलना पड़ता है अगर 2 लाख रुपए से ऊपर आपका बैलेंस है। अब सिमिलरली आ जाओ, अब हम एयरटेल पेमेंट बैंक की बात कर रहे हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ने टाई अप कर रखा है आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। समझ गए? तो ये कहता है कि एयरटेल पेमेंट बैंक, मान लो आपने अकाउंट खोल लिया, इसमें अगर तो आप 2 लाख से ज्यादा बैलेंस रखते हो, उसके बाद कस्टमर की चॉइस है, अपने आप एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं खोलेगा, कस्टमर की चॉइस है। अगर कस्टमर कहता है कोई बात नहीं, मेरा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोल दो, तो 2 लाख से ऊपर जो बैलेंस होगा ऑटोमेटिकली सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले अकाउंट में पार्क हो जाएगा, उसमें चला जाएगा। आपको पैसा चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये एयरटेल पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन ही चलानी है, इसी के अंदर ही आपको बैलेंस वगैरह सब कुछ शो होएगा। ठीक है? और मान लो आपको पैसा वापस चाहिए तो जो एक्स्ट्रा पैसा ऊपर पड़ा था वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से वापस आपके पास आ जाएगा। लेकिन एक चीज समझो, पहली बात तो यही बता दूं, देखो पेमेंट बैंक क्यों आरबीआई लेके आया था? आरबीआई इसलिए लेके आया था ताकि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग को पहुंचाया जा सके। देखो मान लो शहरों की बात करो, जैसे मान लो मैं चंडीगढ़ रहता हूं, तो चंडीगढ़ में तो दुनिया जहान के बैंक हैं, एसबीआई भी है, आईसीआईसीआई, मतलब एक एक बैंक की 10-10 ब्रांचें हैं। ठीक है? तो जो इंसान शहरों में रह रहा है उसके घर के आसपास तो वैसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे बैंक्स हैं, वो क्यों पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलेगा? पेमेंट बैंक में अकाउंट उसके लिए ही फायदेमंद है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई गांव में रहता है, अगर तो उसके गांव में एसबीआई की ब्रांच है तो मैं कहूंगा आंख बंद करके पहले एसबीआई में अकाउंट खोल लो। लेकिन उसका गांव लेटर सपोज ऐसा है कि मान लो जैसे एक होता है ना कि 10, 12, 15, 20 गांव है, 15-20 गांव में एक गांव ऐसा होगा जिसके अंदर एसबीआई की ब्रांच है। ठीक है? बाकी जो आसपास के गांव हैं वो इस गांव से, मान लो एक दूसरा गांव है, इस गांव से 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है? अब इस गांव में जो लोग रहते थे उनका अकाउंट पहले एसबीआई में था, तो वो क्या करते थे, 10 किलोमीटर उनको दूर जाना पड़ता था, कुछ भी बैंकिंग का काम होता था। तो आरबीआई पेमेंट बैंक्स को इसलिए लाया तभी गांव गांव तक बैंकिंग पहुंचाई जा सके। जो भी पेमेंट बैंक होते हैं, जैसे मान लो सपोज एयरटेल पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए कोई एयरटेल पेमेंट बैंक को कोई बैंक की ब्रांच थोड़ी खोलनी है, जैसे एसबीआई की ब्रांच होती है वैसे कोई एयरटेल पेमेंट बैंक की ब्रांच थोड़ी ना है। समझ गए? एयरटेल पेमेंट बैंक क्या है, बस इसको एक बैंकिंग पॉइंट बनाना है। मान लो इस गांव में कोई भी बैंक नहीं है, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक आया, उसने किसी भी एक किराने वाली दुकान को पकड़ा और उसको अपना बैंकिंग पॉइंट बना दिया, उसको एक बेसिकली आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम वाली मशीन दे दी, वो अंगूठा लगाने वाली, और एक बेसिकली छोटे साइज का ना वो आता है एटीएम चलाने वाला, ठीक है, जिसके अंदर एटीएम स्वाइप हो जाता है, बस वो दे दी। लोग इसके पास आएंगे, पैसा जमा करेंगे, इनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ये पैसा रख लिया करेगा, बाद में जाके पैसा जमा कराया करेगा। आगे किसी को पैसा निकालना है तो यहीं से ये अंगूठा लगवाएगा या कार्ड स्वाइप करवाएगा, पैसा दे दिया करेगा। तो इस तरीके से ये पेमेंट बैंक्स जो है काम करते हैं। समझ के बात को? तो पेमेंट बैंक एक्चुअल में किसके लिए फायदेमंद है? कोई माइग्रेंट वर्कर है, समझ गए, जो मान लो कहीं दूर रहता है, फिर किसी दूसरी जगह बेसिकली काम करने गया हुआ है, उसके लिए ठीक है, या कोई गांव में रहता है उसके लिए ठीक है। अगर कोई इंसान शहरों में रह रहा है, मैं कई बार देखता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं, लोग वीडियो देखते हैं, क्योंकि वीडियो में कोई दूसरा बंदा बताता नहीं है ढंग से, लोग वीडियो देखते हैं प्रोसेस की, वो फटाफट से अप्लाई कर देते हैं। सामने वाला आएगा वीडियो में बोलेगा ऐसे ऐसे से अप्लाई कर दो, वो देखेगा अप्लाई कर देगा। भाई क्या लॉजिक है यार? आप अगर कोई शहर में रहता है तो फिर पेमेंट बैंक्स क्यों खोल रहे हो आप? समझ गए? गांव में कोई रहता है उसके लिए तो फिर बेस्ट चीज है। ठीक है? अच्छा, पेमेंट बैंक के क्या ड्रॉबैक्स हैं? पहली चीज तो 2 लाख से ऊपर बैलेंस आप नहीं रख सकते। अब मान लो कोई गांव में रहता है, उसको लगता है मेरे गांव में कोई ब्रांच नहीं है, वो खुलवा ले, बड़ी खुशी से खुलवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ड्रॉबैक्स क्या है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 लाख से ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते। अगर 2 लाख से ज्यादा बैलेंस रखना है तो फिर पैरेलली सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक का टाई अप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ है। ठीक है? दूसरी बात, जो भी पेमेंट बैंक्स हैं, सिर्फ एयरटेल नहीं, जितने भी पेमेंट बैंक्स हैं, इनके अंदर आप एफडी भी नहीं करवा सकते। तीसरी चीज, जितने भी ये पेमेंट बैंक्स है, ना तो ये क्रेडिट कार्ड आपको दे सकते हैं कल को, ना ही ये आपको किसी भी प्रकार का लोन दे सकते हैं। तो ये कुछ एक ड्रॉबैक्स भी हैं पेमेंट बैंक्स के। ठीक है? अब एक एक करके एयरटेल पेमेंट बैंक के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो हमने ये एलिमिनेट कर दिया, नॉट ओनली एयरटेल पेमेंट बैंक, कोई भी जो पेमेंट बैंक है वो शहर के लोगों के लिए कुछ खास फायदेमंद नहीं है, अनटिल एंड अनलेस उसकी कुछ
खास मजबूरी हो या उसका कुछ लगाव हो, वो एक अलग बात है। ठीक है, गांव में हाँ इसका पूरा पकड़ है क्योंकि हर गांव के अंदर बैंकों की ब्रांच नहीं होती। अब एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके चार्जेस थोड़े बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है पर्सनली। ठीक है, अब एयरटेल पेमेंट बैंक क्या बोलता है, देखो सबसे पहले तो मान लो अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो सबसे पहले अकाउंट फैसिलिटेशन चार्जेस के नाम पे ये 59 रुपीज ले लेता है, 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी, ये 59 रुपीज, यानी अकाउंट खुलवाने के लिए ही जैसे ही आप अकाउंट खोलोगे 59 रुपीज आपके लग जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, चलो मान लो एक बार खाता खोलने के 59 रुपीज ले लेता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, वो भी 59 रुपीज है। देखो 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी, ये भी 59 रुपीज लगेंगे, और ये हर क्वार्टर लगेंगे, यानी हर 3 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद जब तक आपके पास ये अकाउंट है 59 रुपीज आपके कटते रहेंगे। आप समझ रहे हो बात को, यानी जब तक आपने खाता खोल लिया 59 लग गए, कोई बात नहीं, खाता खुलने के बाद हर 3 महीने बाद आपके 59 रुपीज कटते रहेंगे। किस चीज के, आप एसबीआई में अकाउंट खोलो कोई खाता कोई पैसे नहीं कटते, किसी प्राइवेट बैंक में भी अकाउंट खोलो कोई पैसे नहीं कटते, अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे यार थोड़ा स्ट्रेंज है, मतलब मुझे नहीं समझ आया, बट पर्सनली वो अब आपकी चॉइस है। देखो अगर आपके गाँव में नहीं है कोई दूसरा बैंक तो एक कंप्लीट आपकी चॉइस है, बट मेरा फर्ज है कि मैं आपको हर एक चीज न्यूट्रल होकर बताऊं ताकि आपके कोई फालतू पैसे ना कटे। ठीक है, देखो अगर आपको ऐसे न्यूट्रल वीडियोस चाहिए तो सपोर्ट भी किया करो, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार। ठीक है, अब तीसरे हैं एसएमएस अलर्ट चार्ज। हालांकि जैसे एसएमएस, मान लो आपने किसी खाते में पैसे डाले या आपके खाते में पैसे आए तो मैसेज आता है ना आपके फोन पे, तो 100 एसएमएस महीने के तो फ्री है। उसके बाद अगर कोई भी आप काम करते हो बैंकिंग रिलेटेड, आपके पास मैसेज आएगा तो हर एसएमएस के लिए 0.35 पैसा आपको चार्ज लगेगा। खैर ये कोई ज्यादा नहीं है, बट मैंने फिर भी बता दिया आपको। अब सवाल आता है कैश डिपॉजिट के लिए। ठीक है, ये कहता है मान लो आपने इस बैंक में खाता खोल लिया, ठीक है, अब खाता तो खोल लिया, मान लो अब आप कैश डिपॉजिट करने जाते हो। अब कैश डिपॉजिट करने के लिए इनका कोई बैंक थोड़ी ना है, इनका तो एक बस बैंकिंग पॉइंट है। वो बैंकिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कोई सिम वाला भी हो सकता है ना, कोई किराने की दुकान वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसके पास भी, जिसने भी ये बैंकिंग पॉइंट ले लिया इसकी, ठीक है, वो वहां पे जाकर के उस दुकान पे जाके आपको पैसे जमा करने या पैसे निकालने, करेक्ट है। अच्छा, जब आप पैसे जमा करोगे हाथ के हाथ आपके पास मैसेज आ जाएगा, पैसे जमा होगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक चीज है, कैश डिपॉजिट के लिए ये कह रहा है कि महीने में अगर तो आप 25,000 रुपए तक कैश जमा करते हो तब तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मान लो 25,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए के बीच में महीने में कैश जमा करते हो तो जो भी कैश जमा करोगे उसके ऊपर 0.5% आपको फीस लग जाएगी। मान लो किसी महीने आपने 50,000 रुपए कैश जमा किया तो 50,000 का आधा % कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 250 रुपए। तो मान लो आपने 50,000 रुपए कैश जमा किया तो 250 रुपए आपको चार्ज लग जाएगा। मान लो किसी महीने आपने 50,000 से भी ऊपर कैश जमा किया, मान लो किसी महीने आपने 1 लाख रुपए कैश जमा कर दिया, तो उस केस में 0.75% की आपको फीस लग जाएगी। मान लो 1 लाख रुपए जमा किया तो 750 रुपए आपको जो है फीस लग जाएगी। अब ये अननेसेसरी चार्जेस है, समझ गए। ऐसे ही मान लो कैश विड्रॉ करते हो, आप बैंकिंग पॉइंट पे जाके कैश विड्रॉ करते हो, तो उस केस में कह रहा है कि महीने में 10,000 रुपए तक कैश विड्रॉ करो, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10,000 रुपए से ऊपर अगर आप कैश निकलवाते हो तो उस केस में 0.65% आपके ऊपर फीस लग जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप 1 लाख रुपए कैश निकलवाते हो तो उस केस में 650 रुपए आपको जो है फीस लग जाएगी। तो कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के भी जो है ठीक ठाक ये चार्जेस लगाते हैं। अच्छा, अब मान लो एयरटेल पेमेंट बैंक में आप अकाउंट खुलवा लेते हो और आप कहते हो कि मेरे को एटीएम कार्ड चाहिए, और जो एयरटेल पेमेंट बैंक का एटीएम कार्ड चाहिए आप चाहते हो कि इसके ऊपर आपकी फोटो भी बनी हुई आए, तो उस केस में 349 रुपीज इसकी जो है आपको फीस देनी पड़ेगी। मान लो आप कहते हो कि मेरे को एटीएम कार्ड घर पे चाहिए लेकिन इस पे फोटो मेरे को नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा एटीएम कार्ड दे दो, तो उस केस में 299 रुपीज आपको एटीएम कार्ड की फीस देनी पड़ेगी। और जो ये एटीएम कार्ड की फीस, चाहे ये बनवाओ चाहे ये ऊपर वाला बनवाओ, हर साल फिर दोबारा रिन्यूअल के लिए 299 रुपीज आपको फीस देनी पड़ेगी। बट मान लो अगर कोई इंसान कहता है कि मैं अकाउंट खोल रहा हूं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये फिजिकल डेबिट कार्ड मत लो, इससे बेटर क्या है वर्चुअल डेबिट कार्ड ले लो। वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या होता है कि जब आप एयरटेल पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन खोलोगे ना, उस एप्लीकेशन के अंदर ही आपको एक ऑप्शन आएगा डेबिट कार्ड का। वहां डेबिट कार्ड में आपको डेबिट कार्ड दिख जाता है, वहां पे आपको सब कुछ दिखाई देता है, कार्ड नंबर भी दिखेगा, सीवीवी भी दिखेगा, सब कुछ, एक्सपायरी मंथ सब कुछ दिखेगा। तो वो उसको बोलते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो वो वर्चुअल डेबिट कार्ड ले लो, क्योंकि उसकी जो फीस है वो 50 रुपए प्लस जीएसटी यानी 59 रुपीज बस फीस बैठती है। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड, वैसे बैंकों में तो वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री होता है, बट ये फिर भी 59 रुपीज की फीस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल आता है
कि बड़ा बड़ा अगर आप कहीं देखोगे तो ये बोलते हैं कि जी 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देते हैं सेविंग्स अकाउंट में रखे बैलेंस पर। इसी चक्कर में लोग अट्रैक्ट होकर के इसके अंदर अकाउंट खोल लेते हैं, बट एक्चुअली रियलिटी अलग है। खैर 7% तो नहीं, अब इसको भी घटा के 6.5% कर दिया, ठीक है। बट रियलिटी क्या है, देखो पहली चीज तो 2 लाख रुपए से ज्यादा आप बैलेंस नहीं रख सकते इसके अंदर, ये चीज आपको पता है। अब ये बोलता है कि देखो, ये बोलता है मान लो आपने 2 लाख रुपए रख लिए, तो शुरू का जो 1 लाख है, जो पहला 1 लाख रुपए है, उसके ऊपर तो सिर्फ आज की डेट में 1.5% ही ब्याज मिल रहा है। पहले 2% मिलता था, अब उसको भी घटा के 1.5% कर दिया। तो शुरू का जो 1 लाख है उस पर 1.5% ही इंटरेस्ट मिलेगा। अगला जो 1 लाख रुपए है उसके ऊपर 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। समझ गए? अब मान लो गांव का कोई इंसान खोलता है तो कितने लोगों के पास ही 2 लाख रुपए पड़े हैं, लोगों ने बैलेंस रखने 50,000, 10,000, 5,000, 2,000, समझ रहे हो बात को? तो उसके ऊपर तो फिर सिर्फ 1.5% ही ब्याज है, उससे अच्छा तो फिर एसबीआई में अकाउंट खोल लो, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें थी यहां तक। अब मैंने आपको डिस्कस करके सब कुछ बता दिया कि जी इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। पहली चीज तो शहर में जो रहते हैं उनके लिए कुछ खास इसका मकसद मुझे लगता नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए बेसिकली आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स को लाया था, ठीक है। तो ये काम आएंगे हमारे दूर दराज जो गांव के क्षेत्र है वहां पे। अब वहां के लोगों के लिए भी अब आप देख लो, ठीक है, आई मीन वो अब आपकी कंप्लीटली चॉइस है। वैसे मतलब सबसे बेस्ट तो रहते हैं एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है। अगर मान लो किसी को एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है तो उसका भी मैंने पूरा प्रोसेस समझा रखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी खैर अब मान लो बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिनको चाहिए होगा कि उनको लगता होगा मेरे गांव में कोई दूसरा बैंक है नहीं, कुछ तो बैंकिंग करनी है, तो मैं एक बार अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस भी आपको समझा देता हूँ। अब एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो इसका जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, इस एप्लीकेशन को आप जो है इंस्टॉल कर लेना। अब यहाँ सबसे पहले आपको जो है अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए जो है एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी जो है सबसे पहले आपको यहां पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ये वेलकम का। उसके बाद ये बेसिक परमिशन मांग रहा है तो आपको अलाउ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको जो है ये कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये यहां पे आपको होम पेज पर ले जाएगा। अब यहां पे सबसे ऊपर देखो क्या बोल रहा है, अर्न 6.5% इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। बट मैंने आपको सच्चाई बता दी, एग्जैक्टली 6.5% नहीं मिलता, ठीक है। चलो उसके नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ओपन अकाउंट का, इस ऑप्शन के ऊपर जो है आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। उसके बाद ये आपसे कुछ एक बेसिक सी चीजें पूछ रहा है, जैसे सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम क्या है, नाम आप एंटर करोगे। फिर आपसे आपका लास्ट नेम पूछ रहा है, वो आप एंटर करोगे। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। फिर ऐसे ही आपको अपना पिन कोड एंटर करना है, जिस भी शहर में आप रहते हो वहां का पिन कोड एंटर करना है। फिर वैलिडेशन डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेशन डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर जैसे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो मुझे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और सबसे नीचे आपको जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट एमपिन। एमपिन क्या है, बस 4 अंकों का एक पासवर्ड है, ठीक है। कल को मान लो आपको इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना है तो यही 4 अंकों का पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने एमपिन एंटर कर दिया, नीचे मैं कंफर्म एमपिन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद सबसे नीचे डन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फिर मेरे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। ओटीपी एंटर करने के बाद अगले पेज पे ये कहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन केवाईसी रजिस्ट्रेशन सक्सेस, यानी एक तरह से मेरा जो वॉलेट है वो बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे क्या होता है, 2 प्रोसेस में अकाउंट खुलता है। सबसे पहले आपको इसका वॉलेट बनाना होता है, वॉलेट बनने के बाद फिर आप जो है अकाउंट खोलते हो। तो अब हमारा यहाँ पे वॉलेट जो है क्रिएट हो चुका है। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर बैंकिंग में क्या आ रहा है, ये बैलेंस एक तरह से हाइड कर रखा है मैंने। यहाँ पे क्या आ रहा है, इन योर वॉलेट। तो मेरा अभी वॉलेट क्रिएट हो चुका है, अकाउंट नहीं खुला, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वॉलेट क्रिएट हो चुका है। अब इस पेज पे ही दोबारा मेरे को नीचे मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो इसी होम पेज पे एक ऑप्शन आएगा ओपन बैंक अकाउंट का। इस ओपन बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो ये दोबारा मेन एक पेज खुल जाएगा जिसमें यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे पहले मेरे को अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। फिर मेरे को ऐसे ही यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो अप टू 6.5%, ये हुई ना ठीक बात, अप टू है 6.5%, कोई 6.5% थोड़ी ना है, समझ गए बात को। तो मैंने यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दिया, आधार नंबर डाल दिया, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे ओपन माय अकाउंट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अगले पेज पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट वेरिफिकेशन, वी नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी बिफोर वी फेच योर केवाईसी टू एंश्योर योर डाटा इज प्रोटेक्टेड। तो यहाँ से आपको जो है अपनी सेल्फी लेनी है। सबसे नीचे आपको जो है गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, एयरटेल ये आपकी लोकेशन का एक्सेस मांग रहा है तो अलाउ कर देना। फिर कैमरे का एक्सेस मांग रहे हैं तो अलाउ कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको
उसके बाद ये अलाउ करने के बाद यहाँ से आपको अपनी जो सेल्फी है वो क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नीचे जो है आप स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद बोल रहा है कंप्लीट अकाउंट वेरिफिकेशन, तो इसमें सबसे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये बोल रहा है कि डिजी लॉकर में साइन इन करके इनको बेसिकली आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल चाहिए, तो कोई बात नहीं, डिजी लॉकर में साइन इन कर लेना अपने मोबाइल नंबर से। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप एंटर कर देना, नीचे दोनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अच्छा, उसके बाद आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी एंटर करके नीचे साइन इन के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। फिर यहाँ से आपका जो ये बेसिकली डिजी लॉकर है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप आधार कार्ड की जो परमिशन है उसका एक्सेस दे देना। उसके बाद नीचे आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगले पेज पे बोल रहा है कि कुछ एक आपकी पर्सनल डिटेल पूछ रहा है, सब कुछ आपकी डिटेल दिखा रहा है, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेना, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर अगले पेज पे ये कह रहा है कि आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल एंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले बोल रहा है कि आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी है कि साल में कितना पैसा कमाते हो। फिर मैरिटल स्टेटस, शादी हो गया तो मैरिड, नहीं हुई है तो अनमैरिड। फिर यहाँ पे ये ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, कहीं जॉब करते हो तो सैलरीड, पढ़ाई कर रहे हो तो स्टूडेंट, ऐसे सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर ये बोल रहा है आर यू अ फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, अगर मान लो किसी को कुछ शारीरिक दिक्कत है तो यहाँ पे येस सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लेना। फिर ये बोल रहा है डू यू वांट टू ऐड अ नॉमिनी, तो नॉमिनी किसी को बना लेना। ठीक है, तो नॉमिनी का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर भगवान ना करे कल को जिसका अकाउंट खुल रहा है वो इस दुनिया में नहीं रहता, तो जो भी पैसा है बैंक बिना किसी सवाल जो आपके नॉमिनी को दे देता है। ठीक है, तो नॉमिनी किसी को बना लेना, मैंने यहाँ पे येस सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ये नॉमिनी की डिटेल एंटर करनी है, जैसे फुल नेम में नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ में नॉमिनी जिसको बना रहे हो उसकी डेट ऑफ बर्थ, फिर रिलेशनशिप में आपका जो अकाउंट खोल रहा है उसका नॉमिनी से क्या रिलेशनशिप है वो सेलेक्ट करना है। फिर नीचे नॉमिनी का एड्रेस, अगर आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो नीचे आ जाएगा सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, नीचे येस पे क्लिक कर देना। अगर आपका और नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो नो सेलेक्ट करके नीचे नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस एंटर करके फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के कुछ चार्जेस हैं, मैंने आपको बताए थे। अकाउंट खोलने के 59 रुपीज चार्जेस हैं और हर क्वार्टर में 59 रुपीज भी कटते रहेंगे, तो इसलिए मैं अकाउंट खोलने के लिए एक बार 100 रुपये ऐड कर रहा हूँ। तो 100 रुपीज सेलेक्ट करूंगा, नीचे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। मोड ऑफ पेमेंट किसी भी मोड से आप कर सकते हो, जैसे मैं गूगल पे से कर देता हूँ और यहाँ से पेमेंट हो गई है। पेमेंट होने के बाद यहाँ से देखो मेरे पास मैसेज भी आ गया कि मैंने 100 रुपये जो है डिपॉजिट कर दिए। उसके बाद हम जो है दोबारा मेन पेज पे आ जाएंगे। दोबारा मेरे को यहाँ नीचे मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो अकाउंट बैलेंस, देखो यहाँ पे 100 रुपीज शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये देखो ये पॉपअप खुल गया, फिजिकल डेबिट कार्ड पूछ रहा है। तो फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ ऑर्डर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फोटो वाला जो डेबिट कार्ड है वो मैंने आपको बताया था, उसकी जो फीस है वो 349 रुपीज़ है, और जो दूसरा डेबिट कार्ड है जिसके ऊपर फोटो नहीं बनी आती उसकी जो फीस है वो 299 रुपीज़ है। ठीक है, बाकी बेस्ट क्या रहता है, आप इसको छोड़ो, यहाँ ऑर्डर मत करो, ये फिजिकल डेबिट कार्ड कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आप व्यू अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो व्यू अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, दोबारा होम पेज पे आ जाओगे, नीचे एक आपको ऑप्शन दिखेगा डेबिट कार्ड का। इस डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये डेबिट कार्ड बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पे व्यू डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इशू डेबिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना। ये बेसिकली आपको आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड दिखा रहा है जिसकी फीस 59 रुपीज़ है, 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेट कार्ड पिन, इसके ऊपर आप जो है क्लिक करोगे ना जैसे, तो फिर आपके मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे जो है एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद फिर ये बोल रहा है कि आप अपने कार्ड का पिन सेट कर सकते हो, तो 4 अंकों का पिन है वो आप एंटर कर देना। नीचे कंफर्म पिन में वही पिन दोबारा एंटर कर देना, फिर नीचे जो है सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास मैसेज आएगा योर कार्ड पिन हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपके 59 रुपीज़ कट जाएंगे और आपको जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। तो उस तरीके से फिर आपका जो अकाउंट है वो भी बेसिकली ओपन हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। खैर, इसके अलावा भी दूसरे अकाउंट्स आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि SBI अकाउंट ओपनिंग की जो वीडियो है वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक कोटक महिंद्रा बैंक का भी बड़ा फेमस अकाउंट है जीरो बैलेंस अकाउंट, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आपकी चॉइस है। मैं अकाउंट ओपनिंग का लिंक नहीं दूंगा, अकाउंट ओपनिंग वीडियो का जो प्रोसेस है उसका लिंक दे दूंगा, फिर आपका जिसमें मन हो वो अकाउंट आप खोल लेना। ठीक है, अगर ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।